Hello, my dear students. Welcome back to a new session of editorial analysis and wishing you all a very happy Republic Day. शुरू करते हैं आज का सेशन with a lot of energy, a lot of positivity and keeping in mind the importance of vocabulary. Vocabulary आप जितना अच्छा, जितना strong रखोगे, उतना बढ़िया आपका reading और comprehension skills हो सकता है. Not underestimating the importance of vocabulary in helping you score well in your examinations. चलिए शुरू करते हैं. The first word is posturing. पोस्चरिंग का मतलब क्या होता है? आपने एक वर्ड सुना होगा पोस्चर. अपना पोस्चर ठीक रखना चाहिए, है ना? पोस्चर मतलब आप जिस तरीके से अपने आप को कैरी कर रहे हो. अब यहाँ पे पोस्चर नाउन था, लेकिन यहाँ पोस्चर वर्ब की तरह यूज हुआ है. यहाँ पे पोस्चरिंग का मतलब होता है बिहेविंग इन अ शोई और अग्रेसिव वे टू इम्प्रेस. कोई बहुत अग्रेसिव और दिखावटी अगर हो रहा है ना, सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए, तो हम उसके बिहेवियर को क्या कहेंगे? हम उसके बिहेवियर को कहेंगे कि वो पोस्चरिंग कर रहा है. ठीक है. ग्रैंड स्टैंडिंग या फ्लॉन्टिंग. ग्रैंड स्टैंडिंग या फिर फ्लॉन्टिंग. एंटोनिम्स देखिए. एंटोनिम्स है ह्यूमिलिटी, रेस्ट्रेंट. ह्यूमिलिटी मतलब जो डाउन टू अर्थ रहे. रेस्ट्रेंट मतलब जो अपने आप को, अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखे. ये नहीं कि बहुत ज़्यादा दिखावा कर रहा है, शो ऑफ कर रहा है. राइट नाउ, ट्रम्प्स पोस्चरिंग एट डावोस. अनसेटल्ड यूरोपियन लीडर्स कह रहे हैं कि ट्रम्प का जो शो ऑफ था, जो अपना पावर और अग्रेशन दिखाने का जो तरीका था, बिहेवियर था, उससे अनसेटल हो गए यूरोपियन लीडर्स. यूरोप के जो लीडर्स हैं वो अनसेटल हो गए, यानी कि वो परेशान हो गए. सेटल्ड होना मतलब ठीक है, आप शांत हैं, आराम से हैं, लेकिन अनसेटल्ड किसी को अगर आपने कर दिया मतलब आपने उसको परेशान कर दिया, चिंता में डाल दिया, टेंशन में डाल दिया. ठीक है. सो ट्रम्प ने कुछ ऐसा किया है डावोस में. ठीक है. ट्रम्प ने कुछ ऐसा किया है डावोस में जिससे यूरोप के जो लीडर्स हैं वो अनसेटल हो गए हैं. क्या किया है वो आज के एडिटोरियल में हम देखने वाले हैं. अगर आपको पहले से ही आइडिया है कि ट्रम्प ने डावोस में क्या किया, मुझे कमेंट करके बताइएगा. चलिए. नाउ साल्वो. साल्वो का मतलब क्या होता है? फर्स्ट एक्शन इन अ सीरीज ऑफ अग्रेसिव मूव्स. मान लीजिए कि कोई बहुत सारे अग्रेसिव मूव्स लेने वाला है, तो उन सभी अग्रेसिव मूव्स में जो सबसे पहला एक्शन होता है ना, सीरीज में, अग्रेसिव मूव्स के सीरीज में जो पहला एक्शन होता है उसे हम कहते हैं साल्वो. ठीक है. ओपनिंग मूव, ओपनिंग मूव, ऑनसेट, शुरुआत है ये, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? खत्म करना, पीछे हटना, कंक्लूजन, रिट्रीट. The Davos speech may be the opening salvo of climate wars. Climate के लिए जो जंग लड़े जाने वाले हैं, climate wars जो होने वाले हैं, उसका पहला एक्शन हो सकता है जो डावोस में स्पीच दिया गया है ट्रंप द्वारा, वो एक ओपनिंग साल्वो हो सकता है. ठीक है. मे बी, इसीलिए कह रहे हैं मे बी द ओपनिंग साल्वो. क्या किया है ट्रंप ने डावोस में स्पीच में, क्या कहा, आज के एडिटोरियल में हम देखने वाले हैं बच्चों. आयरनी का मतलब क्या होता है? अ सिचुएशन ऑपोजिट टू व्हाट इज एक्सपेक्टेड. आप जो उम्मीद कर रहे हो उसका बिल्कुल उल्टा हो जाए तो हम उसको क्या कहेंगे? आयरनी कहेंगे, पैराडॉक्स कहेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन कहेंगे. एंटोनिम होगा कंसिस्टेंसी या फिर लॉजिक. कंसिस्टेंसी मतलब जो सोच रहे हैं वैसा हो रहा है, जो सोच रहे हैं वैसा कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं वैसा हो रहा है, तो थ्रू आउट कंसिस्टेंसी है ना. लॉजिक, लॉजिक मतलब ठीक है, हाँ ऐसा हुआ है बिकॉज हमने ऐसा सोचा या ऐसा किया. ठीक है. तो लॉजिक है, कंसिस्टेंसी है. इट इज आयरॉनिक दैट अ क्लाइमेट डिनायर बेनिफिट्स फ्रॉम मेल्टिंग आइस. ठीक है. कि एक क्लाइमेट डिनायर जो है, जो क्लाइमेट को नहीं ज्यादा तवज्जो दे रहा है, इंपॉर्टेंस दे रहा है, जो क्लाइमेट डिनायर है, वही मेल्टिंग आइस से, पिघलती हुई बर्फ से, बर्फ क्यों पिघल रही है? बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. राइट. सो ग्लोबल वार्मिंग जो है ये किसकी वजह से हो रहा है? इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हो रहा है. जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज हम अंडरटेक करते हैं उन सभी की वजह से हो रहा है. तो जो इंसान पर्यावरण की रक्षा करने के बारे में सोचता भी नहीं है, तो पर्यावरण की रक्षा ना करने से जो भी नुकसान होते हैं उसी बंदे को फायदा हो रहा है. That's what this sentence is saying, है ना. It is ironic that a climate denier, मतलब आप एक बार और ऐसे समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है. मान लीजिए कि मैं किसी वैल्यू को नहीं इंपॉर्टेंस दे रही हूँ, है ना. तो मैं अगर किसी वैल्यू को या किसी रिसोर्स को, किसी नेचुरल चीज को मैं अगर इंपॉर्टेंस नहीं दे रही हूँ, उससे जो नुकसान हो रहा है मुझे उसका फायदा नहीं होना चाहिए,
है ना, क्योंकि मैं उसको बचाने की कोई कोशिश नहीं कर रही हूं, राइट। अब जो नुकसान हो रहा है उसी से नुकसान करने वाले को फायदा हो रहा है, तो ये आयरॉनिक है ना, ये आयरॉनिक है, ये बिल्कुल ऑपोजिट है। जो नुकसान कर रहा है उसको भुगतना चाहिए, लेकिन नुकसान करने वाला इंसान उस नुकसान से फायदा मिल जाए तो वो आयरॉनिक हो जाता है। आई होप आपको ये आइडिया बिल्कुल समझ आ गया है, ठीक है। चलिए सेंटेंस फिर से पढ़िए। इट इज आयरॉनिक दैट अ क्लाइमेट डिनायर बेनिफिट्स फ्रॉम मेल्टिंग आइस, राइट। चलिए, रैटल्ड, व्हाट डू वी मीन बाय रैटल्ड? रैटल्ड हो जाना मतलब अस्त व्यस्त हो जाना, डिस्टर्ब हो जाना, परेशान हो जाना, ठीक है। सिनोनिम्स है अलार्म्ड, शेकन, जो झकझोर दिया जाए, अनसेटल हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है ना। एंटोनिम क्या होगा? आप रीअश्योर्ड हैं, आश्वस्त हैं, काम हैं। सेंटेंस देखिए, ट्रम्प्स रिमार्क्स रैटल्ड लॉन्ग स्टैंडिंग एलाइज। ट्रंप ने जो भी रिमार्क्स दिए हैं, जो भी उन्होंने कहा है, उससे जो लॉन्ग स्टैंडिंग एलाइज, एलाइज मतलब दोस्त, लॉन्ग स्टैंडिंग जो लंबे समय से उनके दोस्त हैं वो भी परेशान हो गए हैं। सोचिए आप कुछ ऐसा काम करें जिससे कि आपके जो लंबे समय से दोस्त हैं वो परेशान हो जाएं, तो क्या आप उस काम को जस्टिफाई कर सकते हैं? लंबे समय से जो आपके दोस्त हैं, जो अच्छे दोस्त हैं, राइट, वी टॉकिंग अबाउट देम। नाउ रिवाइव्ड, रिवाइव करना मतलब दोबारा से अटेंशन में लेके आना, फोकस में लेके आना, ठीक है, रिन्यू कर देना, रिकिंडल करना। नाउ सप्रेस्ड मतलब किसी चीज को भुला देना, दबा देना, हटा देना, नजर से हटा देना या मेमोरी से हटा देना, है ना, सप्रेस्ड। द स्टेटमेंट रिवाइव्ड कॉलोनियल एंजाइटीज, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है उससे कॉलोनियल एंजाइटीज, एंजाइटी का मतलब होता है चिंता, तो कॉलोनियल चिंताएं दोबारा से शुरू हो गई है कि कब्जा करने वाला, कॉलोनियल क्या था? कब्जा करने वाला। हम ब्रिटिश क्या कर रहे थे? ब्रिटिश ने इंडिया पर 200 साल तक मतलब राज किया। उन्होंने क्या किया था? कब्जा कर लिया था यहाँ पे, है ना, कॉलोनी बना लिया था। कॉलोनी को लोग कैसे करते हैं? जैसे जो एक्सप्लॉइट करने वाली कंट्री होती है वो कॉलोनी को सिर्फ अपने फायदे के लिए यूज करती है। जहां पे भी वो कब्जा करते हैं तो उस जगह के डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं करते, उस जगह के लोगों की भलाई के बारे में बात नहीं करते हैं। उन्होंने किसी जगह को अधीन कर लिया है, कब्जे में कर लिया है, मतलब उससे सिर्फ वो अपने देश का या अपना फायदा करते हैं, है ना। तो वो कॉलोनियल ईरा था जहां पे देश कमजोर देशों पे या छोटे देशों पर कब्जा करते थे। वो चिंताएं, कॉलोनियल एंजाइटीज को रिवाइव कर दिया है ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दिया है उससे, है ना। अनडिनाएबल, व्हाट डू वी मीन बाय अनडिनाएबल? डिनाई करना मतलब मना कर देना, अनडिनाएबल मतलब हम जिसे मना नहीं कर सकते, है ना। अनडिनाएबल मतलब हम जिसे मना नहीं कर सकते। अनडिनाएबल इज इम्पॉसिबल टू डिस्प्यूट। सिनोनिम देखिए, इंडिस्प्यूटेबल, ऑब्वियस, इंडिस्प्यूटेबल एंड ऑब्वियस। एंटोनिम देखिए, डाउटफुल या फिर क्वेश्चनेबल, डाउटफुल या फिर क्वेश्चनेबल। सेंटेंस देखिए, ग्रीनलैंड्स स्ट्रैटेजिक वैल्यू, ग्रीनलैंड की जो स्ट्रैटेजिक वैल्यू है वो अनडिनाएबल है। मतलब ग्रीनलैंड जहां पर स्थित है, वो जब भी कोई देश अपनी स्ट्रैटेजी बनाए तो उससे उस देश को जो वैल्यू कंट्रीब्यूट होगा ग्रीनलैंड के लोकेशन की वजह से, ग्रीनलैंड के स्ट्रैटेजिक वैल्यू की वजह से, उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। दैट इज अनडिनाएबल। नाउ स्टूडेंट्स, एनक्रोचमेंट, एनक्रोचमेंट इज साफ शब्दों में, सिंपल शब्दों में कब्जा, है ना। ग्रेजुअल इंट्रूजन इनटू अनदर्स टेरिटरी। और एनक्रोचमेंट कैसा कब्जा है? ये नहीं कि एक साथ में पहुंच गया और कब्जा कर लिया, धीरे 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 जो हड़पा जाता है, कब्जा किया जाता है, उसको कहते हैं एनक्रोचमेंट, ठीक है। इन्फ्रिंजमेंट है, इंट्रूजन है ये, ठीक है। एंटोनिम क्या है? विड्रॉल, रिस्पेक्ट। चाइनाज इंटरेस्ट इज फ्रेम्ड एज स्ट्रैटेजिक एनक्रोचमेंट। चाइना का जो इंटरेस्ट है उसको फ्रेम किया जा रहा है, बताया जा रहा है एक स्ट्रैटेजिक एनक्रोचमेंट की तरह। ना अंडरमाइन करना मतलब कमजोर कर देना, वीकन कर देना, धीरे धीरे कमजोर कर देना। अंडरमाइन करना मतलब धीरे धीरे कमजोर करना, वीकन करना। सिनोनिम्स है इसके, इरोड करना या सैबोटाज करना, सैबोटाजिंग और इरोडिंग, राइट। नाउ एंटोनिम होगा इसका स्ट्रेंथनिंग, सपोर्टिंग, मजबूत बनाना, समर्थन देना, सपोर्ट करना, है ना। नाउ सच मूव्स अंडरमाइन ग्लोबल नॉर्म्स। जो भी वैश्विक नॉर्म्स हैं कुछ जो जिसका पालन सब कर रहे हैं, है ना। अगर कोई, देखो आपकी क्लास में भी, फ्रेंड्स में भी, है ना, आपके ग्रुप्स में भी कई बार ऐसा होता है
कि ऑफिस में भी कई बार ऐसा होता है कि कोई रूल्स बनाए गए हैं, सभी उस रूल को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जब कोई एक उस रूल का उल्लंघन करने लग जाता है ना, तो बाकी, और अगर उसको कुछ ना बोला गया तो बाकी सब भी शुरू हो जाते हैं उस जो रूल होता है उसका उल्लंघन करना, उसको डिसोबे करना शुरू कर देते हैं। और अगर बाकियों को जब हम कुछ बोलेंगे तो वो बोलेंगे मैम आपने उनको तो कुछ नहीं बोला, उन्होंने ऐसा किया तो आपने कुछ नहीं बोला था, हमें आप क्यों रोक रहे हो, है ना। तो आप ये देखिए कि ऐसे जो मूव्स ले रहे हैं ट्रम्प भाई साहब, ये अंडरमाइन कर रहे हैं ग्लोबल नॉर्म्स को। और जब कोई एक इसको डिसोबे करना शुरू करेगा तो बाकी भी पीछे पीछे आएंगे और डिसोबे करना शुरू कर देंगे उन ग्लोबल नॉर्म्स को, उन ग्लोबल रूल्स को जो सब फॉलो कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक ऑर्डर बना हुआ है, एक शांति बनी हुई है। एलियनेट करना, एलियन मतलब अनजान, एलियनेट कर देना किसी को मतलब किसी को अनजान बना देना। कॉजिंग आइसोलेशन और हॉस्टिलिटी, जब आप किसी को अनजान बना देते हैं तो वो अनजान लोगों से हम सतर्क रहते हैं, उनसे खतरा होता है ना। सो हॉस्टिलिटी शुरू कर देना, है ना, आइसोलेशन कर देना। जब आप किसी को एलियनेट कर रहे हैं मतलब आप उसको अनजान बना दे रहे हैं तो वो अकेला पड़ जाएगा, है ना, आइसोलेशन हो जाएगा, हॉस्टिलिटी होगी। एस्ट्रेंजिंग और आइसोलेटिंग एंटोनिम्स है यूनाइट करना या फिर एंगेज करना, यूनाइटिंग और एंगेजिंग। सेंटेंस देखिए, ट्रम्प रिस्क्स एलियनेटिंग एलाइज। ट्रम्प के जो दोस्त हैं, ट्रम्प ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि उनके जो दोस्त हैं, उनके जो एलाइज हैं वो भी अनजान बन जाएंगे। मतलब दोस्त जो है वो अनजान बन रहे हैं, मतलब दोस्तों से दूरी बढ़ेगी, अनजान बन जा रहे हैं, एलियनेट हो रहे हैं। और ऐसा खतरा है ट्रम्प भाई साहब की हरकतों से, है ना। नज करना मतलब क्या, जेंटली पुश करना, है ना, जेंटली किसी को पुश करते हैं, राइट। नज हम अक्सर स्कूल में करते हैं, टीचर जब भी कोई क्वेश्चन पूछती है ना, तो हम बोलते हैं तू आंसर दे देना, बता देना, राइट। सो वो धीरे धीरे ऐसे ऐसे करते हैं ना अपने दोस्त को कुछ काम करने के लिए, दैट्स नजिंग। जेंटली पुश टुवर्ड्स एन आउटकम। प्रॉम्प्ट करना, एनकरेज करना, है ना। एंटोनिम्स है डिस्करेज करना और प्रिवेंट करना। आप निरुत्साहित कर रहे हैं, आप टालने की कोशिश कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं। यूएस एक्शंस में नज एलाइज टुवर्ड्स चाइना। अब यूएस जैसी हरकतें कर रहे हैं उससे क्या हो सकता है कि यूएस के जो दोस्त हैं वो धीरे धीरे पुश होके चाइना की ओर जा सकते हैं, चाइना से दोस्ती कर बैठ सकते हैं। स्टेजिंग ग्राउंड, स्टेजिंग ग्राउंड का मतलब क्या होता है, प्लेस वेयर एक्शन इज प्रिपेयर्ड। लॉन्च पैड बेसिकली आप समझ लीजिए, लॉन्च पैड या फिर बेस, है ना। एंटोनिम क्या है, एंड पॉइंट या फिर कंक्लूजन। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, एंड पॉइंट या फिर कंक्लूजन। सेंटेंस देखिए, दावोस बिकेम अ स्टेजिंग ग्राउंड फॉर नेशनलिज्म। दावोस जो है ये क्या बन के रह गया, एक ऐसा लॉन्च पैड जहां पे सब अपने अपने नेशनलिज्म की बात करने लग गए, है ना। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव आवर एप्लीकेशन ऑन सेरेन पाठशाला। गूगल प्ले स्टोर पर आपको सेरेन पाठशाला एप्लीकेशन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास 2 बैचेस हैं। एक तो है कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच, ये उन सभी बच्चों के लिए है जो 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं। बच्चों, आप लोगों के पास हेवी डिस्काउंट्स, बहुत ज़्यादा अच्छा डिस्काउंट चल रहा है अभी फ़िलहाल, ठीक है। आप लोगों के लिए 3 मंथ्स का प्लान है, 249, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, डिपेंडिंग अपॉन योर नीड यू कैन एनरोल इनटू द बैच नाउ। The other batch that we have is Spoken English Express batch। ये उन बच्चों के लिए है जो अपने communication skills, जो अपने confidence को improve करना चाहते हैं, right? And all those students who have appeared for the IBSE examination और आपने Tier 1 क्लियर कर लिया है तो Tier 2 का बैच हमारा चल रहा है बच्चों, ठीक है, जहाँ पे हम ट्रांसलेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं, लाइव सेशंस हो रहे हैं, आपको असाइनमेंट्स दिए जा रहे हैं, ठीक है। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुत अच्छे से। YTIB, अगर ये कोड आप यूज़ करेंगे YTIB, IB इज़ फॉर इंटेलिजेंस ब्यूरो, YTIB 100 अगर आप ये कोड यूज़ करते हैं तो आपको फ्लैट 100 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। अब Tier 2 क्लियर हो जाएगा तो हम इंटरव्यू की भी बहुत ही शानदार तैयारी करवाते हैं। IBSA का Tier 2 कम Tier 3 बैच तो है ही, ठीक है, लेकिन आप उसमें एनरोल कर सकते हैं वंस यू आर डन विथ योर Tier 2, राइट। नाउ कमिंग टू द एडिटोरियल, न्यू कॉलोनियल शैडोज। शैडोज मतलब परछाई, कॉलोनियल, है ना। न्यू कॉलोनियल मतलब नए तरीके का ये कब्जा करने वाला। हम शैडो अक्सर उन चीज़ों को कहते हैं जो कोई खतरा होता है,
जो कोई डर पैदा करे, जो कोई चिंता पैदा करे, उन चीज़ों को, है ना। तो न्यू कॉलोनियल शैडोज़ की बात हम कर रहे हैं कि कुछ परछाइयाँ दिखनी शुरू हो गई हैं जो न्यू कॉलोनियल जैसी हैं, मतलब नए तरीके से कब्जा करने वाली परछाइयाँ, है ना। अब ऑन ट्रम्प, ग्रीनलैंड एंड हिज डावोस टॉक, ये तीनों चीज़ें कनेक्टेड है। ट्रम्प ने डावोस टॉक में ग्रीनलैंड को लेके कुछ स्पीच दिया है और उसी से ये डर पैदा हो गया है कि ये नए तरीके का कब्जा करने वाला युग शुरू ना हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप इज ड्राइविंग यूएस allies टूवर्ड्स चाइना विथ हिज एंटीक्स। ये जो भी हरकतें कर रहे हैं ट्रंप भाई साहब, उससे यूएस के जो दोस्त हैं वो चाइना की ओर ड्राइव हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो अपने दोस्तों से ही दुश्मनी कर बैठ रहे हैं, कहीं ना कहीं दोस्तों को ही अनजान बना दे रहे हैं। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स न्यू कॉलोनियल पोस्चरिंग मतलब ये शो ऑफ, है ना, उन्होंने बहुत ही अग्रेसिव वे में शो ऑफ किया है। क्या कहकर? एट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन डावोस, ठीक है, डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हुआ और वहां पे इन्होंने कुड मार्क द ओपनिंग साल्वो, कह रहे हैं कि वहां पे उन्होंने जो भी कहा है वो एक ओपनिंग साल्वो हो सकता है, मतलब पहला स्टेप हो सकता है ऑफ व्हाट मे बी टर्म्ड द ग्रेट पावर क्लाइमेट वॉर्स। ग्रेट पावर क्लाइमेट वॉर्स हम इनको कह सकते हैं, जो हो सकता है शुरू हो जाए, उसकी ये शुरुआत हो जो उन्होंने किया है वहां पे। एन आयरनी हम कह रहे हैं, और ये बिल्कुल ऑपोजिट है। जो इंसान क्लाइमेट को बिल्कुल प्रोटेक्ट करने की बात नहीं करता है, तो क्लाइमेट के को जो नुकसान पहुंच रहा है उससे उसको फायदा नहीं होना चाहिए, है ना, लेकिन यहाँ पे उसको फायदा हो रहा है, इसलिए इसको कहा जा रहा है कि व्हाट एन आयरनी, है ना, गिवन टर्म्ड दैट इट इज बीइंग वेज्ड बाय अ क्लाइमेट चेंज डिनायर। वो बोले कि नहीं कोई क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा है ना। एज ग्लोबल वार्मिंग इज रैपिडली मेल्टिंग आर्कटिक पोलर आइस को ग्लोबल वार्मिंग रैपिडली मेल्ट कर रहा है। इट हैज शार्पन्ड इंटरेस्ट, और उससे क्या हो गया है कि बहुत लोगों को इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है नॉर्दर्न सी रूट में, एनएसआर में, नॉर्दर्न सी रूट में, विच प्रोमिसेस टू कट शिपिंग टाइम। और नॉर्दर्न सी रूट जो है उससे शिपिंग टाइम बहुत ज़्यादा कट होगा। कहाँ पे? बिटवीन ईस्ट एशिया, वेस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। इन सभी जगहों में जो ट्रैवलिंग टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा कट हो जाएगा। द रूट ऑल्सो कैरीज जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस, उस रूट में जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस या इंपॉर्टेंस भी है। इट एनेबल्स, क्या इंपॉर्टेंस है? वो एनेबल करता है टाइटर ट्रेड एंड मार्केट इंटीग्रेशन बिटवीन चाइना एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है और चाइना, उसके बीच में ट्रेड को भी वो टाइट कर देता है ना। एंड एन आउटकम मिस्टर ट्रम्प हैज ऑफन सॉट टू ऑब्स्ट्रक्ट, और मिस्टर ट्रम्प ये रोकने की कोशिश करेंगे, बिकॉज अगर चाइना के साथ में ट्रेड होने के रास्ते और खुल जाएंगे, इसका मतलब चाइना और पावरफुल हो जाएगा, तो उसको रोकने की कोशिश कौन करेगा? मिस्टर ट्रम्प, है ना। एन आउटकम मिस्टर ट्रम्प हैज ऑफन सॉट टू ऑब्स्ट्रक्ट, और ये चीज वो रोकने की कोशिश करते हैं। एट डावोस में उन्होंने क्या किया? हिज रिन्यूड सजेशन दैट द यूएस कुड परचेज ग्रीनलैंड। उन्होंने डावोस में क्या कहा कि हम ग्रीनलैंड को खरीद सकते हैं। अब आप सोचिए, ग्रीनलैंड को खरीदने की ये बात कर रहे हैं, मतलब ये कितना अग्रेशन दिखा रहे हैं कि हम ग्रीनलैंड को खरीद सकते हैं, हम किसी देश को खरीद सकते हैं, हम किसी लैंड को खरीद सकते हैं। और इस बात से उनके दोस्त भी चिंतित हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, और इससे रिवाइव हो गया है colonial anxieties. The remark came even as Sarah Olswig, a chair of the Inuit Circumpolar Council, has said that there's no such thing as a better colonizer. कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि बेटर कॉलोनाइजर जैसा कोई हो। रिफ्लेक्टिंग एन ओवर 3 centuries ऑफ डैनिश रूल, है ना। ग्रीनलैंड का जो स्ट्रैटेजिक वैल्यू है उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। ग्रीनलैंड स्ट्रैटेजिक वैल्यू इज अनडिनाइबल। चाइना हैज कंडक्टेड ट्रायल कमर्शियल वॉयेजेस। अब चाइना ने वहां पे क्या किया है? ट्रायल किया है कमर्शियल वॉयेजेस का, कमर्शियल ट्रैवल रूट्स का, थ्रू द एनएसआर, promoting it as a shorter and potentially lower emission shipping route, है ना। वो क्या बोल रहे हैं? उन्होंने एक ट्रायल कमर्शियल वॉयेजेस भी किया है और वो बोल रहे हैं कि वो छोटा है, शॉर्टर रास्ता है, एमिशन भी कम होगा। वहां से जब जाएंगे तो ऑब्वियसली एमिशंस भी कम होगा, शॉर्ट रूट होगा, जितना कम ट्रैवल होगा उतना कम एमिशंस होंगे, है ना। तो और वो शिपिंग रूट जो है, इवन दो इट्स एग्जिस्टेंस इज द प्रोडक्ट ऑफ क्लाइमेट ब्रेकडाउन,
उसका जो एग्जिस्टेंस है वो है ही क्लाइमेट ब्रेकडाउन की वजह से, है ना। क्लाइमेट खराब होने की वजह से वो रास्ता खुल रहा है, और हम कह रहे हैं कि हम उस रास्ते को यूज़ करेंगे तो हम लोअर एमिशन करेंगे। चाइनीज फर्म्स हैव ऑल्सो शोन सस्टेन्ड इंटरेस्ट। अब चाइनीज फर्म्स ने भी अपना सस्टेन्ड इंटरेस्ट दिखाया है ग्रीनलैंड की सिग्निफिकेंट मिनरल वेल्थ पे, पर्टिकुलरली रेयर अर्थ्स वहाँ का जो सिग्निफिकेंट मिनरल वेल्थ है वहाँ पे भी चाइनीज़ ने इंटरेस्ट दिखाया है। फॉर मिस्टर ट्रंप who has weaponized trade and was forced to moderate tariffs। अब देखो मिस्टर ट्रंप ने क्या किया है, मिस्टर ट्रंप ने तो ट्रेड को ही औजार बना लिया है, वेपनाइज कर दिया है ट्रेड। क्यों? आप देखिए इसको, आप समझिए ट्रेड को वेपनाइज करना मतलब क्या? ट्रेड को हथियार लेस नहीं करना, ट्रेड को हथियार की तरह यूज करना। कैसे? टैरिफ वॉर्स के थ्रू। उन्होंने क्या किया कि भाई टैरिफ बहुत ज़्यादा बढ़ा दो, टैरिफ बढ़ा दो तो वहाँ पे लोग ट्रेड नहीं करेंगे, है ना। जिनका इकोनॉमी उनकी ट्रेड पर डिपेंडेंट था उनको नुकसान पहुँचेगा। हम नुकसान कैसे पहुँचाते हैं? या तो फिर डायरेक्टली हथियार से, या तो फिर इनडायरेक्टली, है ना। तो यहाँ पे उन्होंने इनडायरेक्टली ट्रेड को इस तरीके से यूज़ किया जिससे कि लोगों को नुकसान पहुँच रहा है ना। इसीलिए हम कह रहे हैं वेपनाइज कर दिया है ट्रेड को। So for Mr. Trump, who has weaponized trade and was forced to moderate tariffs against China, और उनको लेकिन फोर्स किया गया कि चाइना के अगेंस्ट उन्होंने जो टैरिफ्स लगाए हैं उसको मॉडरेट करें, मतलब कम करें, ड्यू टू बीजिंग्स डोमिनेंस ओवर रेयर अर्थ सप्लाई चेन। उनको क्यों मजबूरन कम करना पड़ा चाइना को चाइना पर जो उन्होंने टैरिफ्स लगाया था? क्योंकि बीजिंग जो है वो डोमिनेट करता है किस पर? रेयर अर्थ सप्लाई चेन्स पे। सच एक्टिविटी इज इजीली फ्रेम्ड एज स्ट्रैटेजिक इंक्रोचमेंट इनटू अमेरिकाज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, है ना। येट एक्सट्रैक्शन इन ग्रीनलैंड वुड बी नाइदर इजी नॉर अनकंटेस्टेड। कह रहे हैं कि मुश्किल तो होगा, लेकिन ये वहाँ पे एक्सट्रैक्शन जो है वो ना ही आसान होने वाला है, ना ही अनकंटेस्टेड रहेगा। अनकंटेस्टेड मतलब ऐसा नहीं कि वहाँ पे जाके कोई एक्सट्रैक्शन करेगा और बाकी कोई आपत्ति नहीं जताएंगे। कंटेस्ट करेंगे लोग, वहाँ पे आपत्ति जताएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे जितना ही मुश्किल होने वाला है, मान लो कोई भी आपत्ति ना जताए तो भी वहाँ से रेयर अर्थ्स का एक्सट्रैक्शन मुश्किल होने वाला है। लेकिन यहाँ पर तो दोनों मुश्किलें होंगी। एक तो वहाँ पे एक्सट्रैक्शन मुश्किल होगा, दूसरे वहाँ पे जब एक्सट्रैक्शन होगा तो बाकी लोग भी आपत्ति जताएंगे। अनकंटेस्टेड नहीं रहने वाला है। मच ऑफ द मिनरल वेल्थ इज बरीड डीप अंडर परमानेंट आइज। वहाँ का जो बहुत सारा मिनरल वेल्थ है वो डीप अंडर परमानेंट आइज बेरिड है। एंड लोकल रेजिस्टेंस इज लाइकली। वहाँ के जो लोकल्स है वो भी रेजिस्ट करेंगे। ग्रीनलैंडर्स हैव फॉट लॉन्ग स्ट्रगल्स फॉर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सॉवरेनिटी। जो वहाँ पे ग्रीनलैंडर्स, जैसे इंडिया में रहने वालों को इंडियंस कहते हैं, है ना, इंडिया के लोगों को इंडियंस कहते हैं, वैसे ग्रीनलैंड में रहने वालों को ग्रीनलैंडर्स कह रहे हैं। तो ग्रीनलैंडर्स ने लंबी लड़ाइयाँ लड़ी है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉवरेनिटी के लिए, कि वहाँ पे जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटी होगी हमें खुद वहाँ पे मतलब से चाहिए, ये नहीं कि कोई और वहाँ पे बताए। सॉवरेनिटी चाहिए, है ना, प्रभुत्व जो हम कहते हैं वो चाहिए। इकोनॉमिक, हम जहाँ पे जो वहाँ जो करेंगे वो हम करेंगे, कोई और आके वहाँ पे कुछ नहीं करेगा या कोई और नहीं बताएगा वहाँ क्या करना है। तो उन्होंने लंबी लड़ाइयाँ लड़ी है फॉर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सॉवरेनिटी, अचीविंग enhanced self rule only in 2009 में उनको enhanced self rule मिला था। Recent opinion polls suggest that an overwhelming majority of Greenland's population opposes any form of American rule। और वहाँ पे हाल ही में कोई ओपिनियन पोल्स लिए गए थे और उससे ये निकल के आता है कि वहाँ की मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो अमेरिका के रूल को किसी भी तरह से वहाँ पे ओपोज करती है, नहीं चाहती है वहाँ पे किसी भी तरह का अमेरिकन शासन। Nevertheless, Mr. Trump claimed on the sidelines of Davos that Washington had reached a framework with the European Union। अब मिस्टर ट्रम्प ने कहा कि हमने साइडलाइंस में, मतलब जो मेन मुद्दा है वो तो डिस्कस होता है, उसके साथ में जो और एडिशनल मुद्दे डिस्कस होते हैं या एडिशनल जो बातचीत होती है, तो साइडलाइंस में डावोस में उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन ने एक फ्रेमवर्क बना लिया है यूरोपियन यूनियन के साथ में, addressing US सिक्योरिटी एंड रिसोर्स इंटरेस्ट्स। यूएस की सिक्योरिटी और वहाँ के रिसोर्स में जो हमारे जो इंटरेस्ट्स हैं
उन सभी चीज़ों को लेके यूरोपियन यूनियन के साथ में हमने एक फ्रेमवर्क बना लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स ऑफ प्रपोजल्स अलाउिंग इनडेफिनिट अमेरिकन बेसिंग राइट्स। मीडिया रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि वहाँ पे इनडेफिनिट अमेरिकन बेसिंग राइट्स है एंड एक्सेस टू सबसॉइल resources reinforce the perception that this push is driven less by security than by extraction and control। है ना, कह रहे हैं कि सिक्योरिटी की उतनी चिंता नहीं है जितना वहां पे एक्सट्रैक्शन और वहां पे कब्जा और कंट्रोल करने का वहां पे इंटरेस्ट है। दावोस लॉन्ग प्रोजेक्टेड एज अ फोरम फॉर ग्लोबल कोऑपरेशन। दावोस जो है काफ़ी लंबी समय से वो एक ऐसा फोरम माना जाता है जहाँ पे ग्लोबल कोऑपरेशन की बात होती है, सब मिलजुल के काम करें उसकी बात होती है। इस साल अपीयर्ड दिस ईयर एज अ स्टेजिंग ग्राउंड। इस साल वो एक युद्ध का मैदान सा लग रहा था फॉर रिसर्जेंट रिसोर्स नेशनलिज्म, है ना। इन डूइंग सो इट मे हैव सोन द सीड्स, और ऐसा करने में वहां पर बीज बो दिए गए हैं। हैव सोन द सीड्स ऑफ अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, एक नए वर्ल्ड ऑर्डर के बीज वहां पे बो दिए गए हैं। अंडरमाइनिंग द वेरी रूल्स बेस्ड सिस्टम दैट पोस्ट वॉर अमेरिका वंस बिल्ट। हम सभी को इन रूल्स को फॉलो करना चाहिए। ऐसा एक पोस्ट वॉर अमेरिका ने सिस्टम बनाया था, उसी को कमजोर वही अमेरिका करता हुआ दिखा है वहां। It may have sown the seeds of a new world order, undermining the very rules-based system। वही रूल बेस्ड सिस्टम जो अमेरिका ने पोस्ट वॉर बनाया था, उसको अमेरिका ही कमजोर करता वहां पे नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाता हुआ दिखा। Ironically, by alienating allies, ironically मतलब पैराडॉक्सिकली, एक बहुत ही अचंभित करने के तरीके से बाय एलिनेटिंग एलाइज, अपने दोस्तों को ही दुश्मन बना लो या अपने दोस्तों को ही अनजान कर लो। मिस्टर ट्रंप मे बी नजिंग देम टुवर्ड्स बीजिंग, अपने दोस्तों से दूरी बढ़ाकर जाने अनजाने में वो अपने दोस्तों को बीजिंग की ओर नज कर रहे हैं, यानी कि पुश कर रहे हैं। अ चाइना दैट हैज़ नाउ अराइव्ड एज अ फुल स्पेक्ट्रम ग्रेट पावर, और चाइना जो है वो अब आ चुका है एक फुल स्पेक्ट्रम ग्रेट पावर की तरह। चलिए, नाउ यू विल टेल मी व्हाट इज द टोन ऑफ द एडिटोरियल। बच्चों, आज के एडिटोरियल का टोन क्या है? द टोन ऑफ द एडिटोरियल इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, क्विकली कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन, व्हाट डू यू थिंक इज द टोन ऑफ द एडिटोरियल? यस, न्यूट्रल एंड डिस्क्रिप्टिव है क्या? न्यूट्रल तो नहीं है। क्या हमने कहीं पर भी ट्रंप का साइड लिया या नहीं लिया, ऐसा कुछ है? हमने न्यूट्रल वे में बोला कि हाँ ट्रंप ने ऐसा ऐसा किया है और ये बातें हुई है दावोस में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। न्यूट्रल और डिस्क्रिप्टिव नहीं है। सटायरिकल और ह्यूमरस भी नहीं है। वी हैव नॉट बीन फनी एनीवेयर इन द एडिटोरियल, और वी हैव नॉट ट्राइड टू क्रैक अ जोक और बी ह्यूमरस एनीवेयर इन द एडिटोरियल। इट वॉज स्पोकन इन अ वेरी सीरियस टोन। क्रिटिकल था, है ना, क्रिटिकल और कॉशनरी था, राइट? क्रिटिकल और कॉशनरी है। According to the passage, why has the northern sea route NSR gained geopolitical importance? पैसेज के मुताबिक एनएसआर नॉर्दर्न सी रूट ने जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस क्यों गेन कर लिया है? यूएस को वो अलाउ करता है मोनोपलाइज करने के लिए, इसलिए ये शिपिंग टाइम रिड्यूस करता है एंड फैसिलिटेट करता है क्लोजर चाइना वेस्टर्न हेमिस्फीयर ट्रेड। इट एलिमिनेट्स द नीड फॉर ट्रेडिशनल, नहीं, कोई नीड एलिमिनेट नहीं करता है ये। इट इंश्योर्स, कोई नीड एलिमिनेट नहीं कर रहा है, ये भी नहीं है, ठीक है। इट इंश्योर्स एनवायरमेंटली सस्टेनेबल ग्लोबल ट्रेड, नहीं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। वो रिड्यूस कर रहा है शिपिंग टाइम और क्लोजर चाइना और वेस्टर्न हेमिस्फीयर ट्रेड को वो फैसिलिटेट करता है। व्हाट कॉन्ट्राडिक्शन डज द ऑथर What contradiction does the author highlight regarding Trump's stance? ट्रंप का जो स्टैंस है, ट्रंप का जो पर्सपेक्टिव है,
ऑन क्लाइमेट चेंज, उस पर क्या कॉन्ट्रडिक्शन ऑथर जो है वो हाईलाइट कर रहा है? क्या वो आर्कटिक डेवलपमेंट पर डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है और माइनिंग को अपोज करता है? क्या वो ग्लोबल कोऑपरेशन को प्रमोट करता है और अंडरमाइन करता है नाटो को? क्या वो क्लाइमेट चेंज डिनाई करता है और क्लाइमेट चेंज की वजह से जो नुकसान हो रहा है उसी से फायदा मिल रहा है? यस, ये कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है कि एक तो वो क्लाइमेट चेंज को ही सीधा डिनाई करता है, बोलता है कोई क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा है ना, और क्लाइमेट चेंज की वजह से जो नुकसान हो रहा है उसी से उसको फायदा मिल रहा है। क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड आर्कटिक मेल्टिंग जो है उसी से उसको बेनिफिट मिल रहा है। तो इस कॉन्ट्रडिक्शन के बारे में बात हुई है, ठीक है। इन द फ्रेज मिस्टर ट्रम्प हैज वेपनाइज्ड ट्रेड, हमने जो फ्रेज देखा कि मिस्टर ट्रम्प ने ट्रेड को वेपनाइज किया है, तो वहां पे वेपनाइज इस शब्द का क्या मतलब है? वेपनाइज का मतलब होता है आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट और मिलिट्री को इन्वॉल्व करना, यूज्ड स्ट्रैटेजिकली एज अ टूल फॉर प्रेशर, रेंडर्ड इनइफेक्टिव, किसी चीज को ओवर इतना ज्यादा यूज कर लिया कि उसका इफेक्ट ही खत्म हो जाए, नहीं ये भी नहीं है। प्रोटेक्ट बाय इंटरनेशनल लॉ, नहीं, उन्होंने स्ट्रैटेजिकली एक हथियार की तरह, एक टूल ऑफ प्रेशर की तरह किसी चीज को जब हमने यूज किया तो वो वेपनाइज करना हो जाता है, ठीक है। नाउ ग्रीनलैंड्स स्ट्रैटेजिक वैल्यू इज अनडिनाएबल, डैश इट्स लोकेशन एंड मिनरल रिसोर्सेज। Yes, what would be the correct option? Because it's, due to its, although it's, या despite its? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओ, राइट। इस क्वेश्चन का आंसर ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है ये, फिलअप्स की जो क्वेश्चंस आपके आते हैं है ना, उसी से सिमिलर है। ग्रीनलैंड का जो स्ट्रैटेजिक वैल्यू है वो अनडिनाइबल है, डैश इट्स लोकेशन एंड मिनरल रिसोर्सेज। आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। चलिए, नाउ जीएस का क्वेश्चन है, ग्रीनलैंड जो है उसको एक रिन्यूड स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस हाल के दिनों में क्यों मिला है? बिकॉज इट होस्ट्स मेजर ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, वहाँ के बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स वहाँ पे इसलिए, ड्यू टू इट्स रोल इन नाटोज एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी, owing to Arctic ice melt opening new shipping routes and access to minerals। इसके वजह से ग्रीनलैंड में लोगों को इंटरेस्ट आ गया है, वहाँ पे बर्फ़ पिघल रही है, वहाँ पे शिपिंग के नए रास्ते खुल रहे हैं, बर्फ़ के नीचे अभी तक बहुत सारे मिनरल्स दबे पड़े थे जो लोग नहीं एक्सप्लॉइट कर पाए। इंसान जहाँ पहुँच जाता है वहाँ पे बर्बादी करना शुरू करता है विकास के नाम पे, है ना। वहाँ पे अब तक बर्फ़ के नीचे तक कोई नहीं पहुँच पाया था, लेकिन अब बर्फ़ पिघल रहा है तो वहाँ के जो भी बहुत सारे मिनरल्स है उसको एक्सेस मिल जाएगा। इतना आसान अभी भी फिलहाल नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक्सेस मिलने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। इसीलिए हाल ही के दिनों में लोगों को ग्रीनलैंड में इंटरेस्ट जाग गया है। डिस्कशन पॉइंट देखिए, इज रिन्यूड ग्लोबल इंटरेस्ट इन ग्रीनलैंड एन एग्जाम्पल ऑफ नियो कोलोनियलिज्म इन द 21st सेंचुरी? जो लोगों की अचानक से इतनी ज़्यादा रुचि बढ़ रही है ग्रीनलैंड में, क्या ये एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है नियो कोलोनियलिज्म इन 21st सेंचुरी? नियो कोलोनियलिज्म का क्या ये 21st सेंचुरी में एक उदाहरण है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइए। अपने कमेंट, अपने ओपिनियन फॉर्म करने के लिए यहाँ पर आपके पास कुछ पॉइंट्स है। एंड स्टूडेंट्स, ये जो यहाँ पे आपको PDF मिला है, अगर आप ये क्वेश्चंस, वोकैबलरी, ये सब कुछ देखना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश विद सुमन शर्मा इस टेलीग्राम चैनल पर ये PDF मिल जाएगा, ठीक है। आई गेस इट्स नॉट विजिबल हियर, इंग्लिश विद सुमन शर्मा, ठीक है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, इंग्लिश विद सुमन शर्मा इस टेलीग्राम चैनल पर आपको PDFs मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सभी बच्चे पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद एवरीवन।